Hello, my dear students, my dear ninth class. Today we are going to start chapter number 4 of Unit 1, and this is Did Women Have a Revolution? You can see the paintings, and these all are women. Someone is hosting the march, sit on a horse, and some are using the drums and many other utensils. And there is a woman who carry a signboard of law equality, and these are sharp utensils, like they protest, like the movement for their self. तो मतलब ये सारी वुमेन पेरिस में है और ये वर्साइल्स की तरफ जा रही हैं। वर्साइल्स जो राजा के महल है वहाँ, और वुमेन लेड कर रही हैं और उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना है। वो लड़ाई है इनकी, ये सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। तो हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। क्या वुमेन्स के लिए कोई रिवोल्यूशन था? क्या उनका कोई बदलाव शुरू हो रहा था या उनके लिए कोई बदलाव हो रहे थे? रेवोल्यूशन यानी क्रांति, यानी कि चेंज, बदलाव बहुत बड़े लेवल पे। तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इवेंट ऑफ 5 अक्टूबर 1789। बहुत सारी जो पेंटिंग्स बनी 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें, ये उनमें से एक है जब वुमेन मार्च कर रही हैं वर्साइल्स के लिए और ब्रॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस, और किंग को ना अपने साथ वापस लेके पेरिस आती हैं। ये एक फेमस पेंटिंग है वहाँ की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। इसको देखिए। From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in the French society. आप शुरू से ही मतलब देखने की महसूस करेंगे, और जब सोसाइटी में एस्टेट्स था, डिवाइडेशन था, बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था उन सारे इवेंट्स में कि जिसकी वजह से वो अपने लिए इम्पोर्टेंट चेंजेस ला सकती थी फ्रेंच सोसाइटी में। कोई भी इंसान शुरू से ही उनके लिए हमेशा अवेयर रहता है और उन चीज़ों के लिए स्टेप उठाता है। ठीक वैसे ही वहाँ पे महिलाएं कर रही थी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce the measures to improve their life. उनको पूरी उम्मीद थी कि उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रेशर आएगा रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे, जो कि उनके लिए कुछ सुधार इंट्रोड्यूस करे और उनकी लाइफ को बेहतर बनाए। ऐसा उन्हें लगता था, वो कर रहे थे। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट्स हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और ये तो चीज़ आपको भी पता है कि थर्ड एस्टेट्स के लोगों को हमेशा से ही मेहनत करनी होती थी। वुमेन्स को भी उसी तरह से काम में लगे रहना होता था। दे वर्कड एज सीम स्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। हर तरह काम करती थीं, चाहे वो लॉन्ड्री करने वाली महिलाएं हों, फूल बेच रही हों, सीम स्ट्रेस तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, चाहे फूल बेच रही हों, सब्जियां बेच रही हों मार्केट में, या वो डोमेस्टिक मतलब नौकरानी की तरह काम कर रही हों काफ़ी प्रॉस्पेरस समृद्ध लोगों के घरों में। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब, ट्रेनिंग। उस टाइम पे महिलाओं को फ्रांस में कोई एजुकेशन के लिए अधिकार नहीं है, और नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ वेल्दियस्ट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट्स में जो बड़े बड़े लोग हैं वो, और जो अमीर लोग हैं वो, कुड स्टडी अ कन्वेंट। कन्वेंट आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसा एक मुस्लिम कह रहा हूँ, क्रिश्चियन मतलब रिलीजियसली एक वर्ड यूज़ किया जाता है जहाँ पे धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं। तो बस वो पढ़ सकते हैं। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज द मैरिज फॉर देम, ताकि घर वाले उस लड़की की शादी कर सकें, सिर्फ इसलिए। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। वुमेन्स को अपने घरों की देखभाल करनी है, खाना बनाना है, पानी लाना है, और ब्रेड लेके मतलब रोटी के लिए लाइन में लगना है जाके, वहाँ से उन्हें खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए भी लाइन में उन्हें ही लगना है, और उसके बाद बच्चों की देखभाल भी करनी है। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और उनकी जो मजदूरी थी, उन्हें जो पैसे मिलते थे
वो हमेशा पुरुषों के मुकाबले कम होते थे। ये बेटा फ्रेंच सोसाइटी की बात हो रही है, वहाँ पे किस तरह से वुमेन्स की हालत है। आपको तो लगता होगा इंडिया में तो ये आज भी है। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अब उनको अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, अपनी आवाज़ उठानी है, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों के लिए, सबके हितों के लिए। वुमेन्स ने क्या स्टार्ट किया, अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए। वो जैकोबिन क्लब था ना, जिसमें पॉलिटिकल क्लब था और वो फ्रांस में चेंजेस चाहता था। बाद में वो जैकोबिन रॉबिस्पेरे क्लब का ही मेंबर था, प्रेसिडेंट था, वो रूल भी करता है फ्रांस पे कुछ समय तक। तो ऐसे ही अब राजनीति के लिए, यानी राजनीतिक रूप से पावरफुल होने के लिए ये लोग अपने क्लब बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, न्यूज़पेपर्स भी चला रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के जरिए अपनी बातों को फैला रहे हैं। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। कहते हैं कि 60 वुमेन्स क्लब बन गए थे फ्रांस के अलग शहरों में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब उन दोनों में से ये दो ग्रुप सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशन और एक है रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट, अब उनमें से उनकी सबसे मेन डिमांड क्या थी, वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स। भाई औरतों को वही पॉलिटिकल राइट्स मिलें जैसे कि मेंस को मिलते हैं। वोट देने का अधिकार होता है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, उन्हें और भी राजनीतिक अधिकार होते हैं, वैसे ही। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। ये चीज़ तो आपको भी मालूम है स्टूडेंट के, 1791 में फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन था, वुमेन नहीं लिखा था उसमें। तो उनसे उस चीज़ से वुमेन्स को बहुत निराशा हुई और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बताया गया। इस चीज़ से उन्हें हानि हुई, ठेस पहुंची। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें वोट देने का अधिकार हो। टू बी डिक्लेक्टेड द असेंबली, और असेंबली के लिए इलेक्टेड हो सकें। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और वो राजनीतिक ऑफिस का मतलब होता है पदभार ले सकें। ओनली देन दे फेल्ट, उसके बाद उन्हें महसूस होगा, वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड द न्यू गवर्नमेंट, कि क्या उनके विचारों को नई गवर्नमेंट में शामिल किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या उनके लिए जगह खाली की है, क्या उनको आने दिया जा रहा है। वो उस बात को लेके अब ये फील करती कि जब उनको ये राइट्स मिल जाएं। In the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women। हाँ, बाद में ये ज़रूर हुआ कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई, डायरेक्टरी लॉ रूल आया, और आपका रॉबिस्पेरे जो ये जैकोबिन गवर्नमेंट थी वो आई। उन्होंने कुछ कानून तो बनाए जिससे कि वुमेन्स की लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी और गर्ल्स। अब जब लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए तो स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया सभी लड़कियों के लिए। और आगे क्या किया, देयर फादर कुड नॉट नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब उनके फादर उनकी इच्छा के बगैर जाके उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कह दिया गया जिसमें लोग फ्री रहें और रजिस्टर्ड होंगे सिविल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर वो तलाक चाहते हैं तो उन्हें तलाक आसानी से मिल जाए, लेकिन आप उनको बांध के नहीं रख सकते। डिवोर्स वाज मेड लीगल, डिवोर्स को कानूनी रूप से सही ठहराया गया कि अगर अलगाव लेना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन, और ये दोनों लोगों पर लागू किया गया। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब लड़कियां जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट, कलाकार भी बन सकती हैं और छोटे मोटे बिजनेस चला सकती हैं। ये फ्रांस में चेंजेस हुए हैं 1789 के बाद, 1791 के बाद, यानी हमसे वो कई साल आगे हैं, इसलिए वो डेवलप्ड हैं, वहाँ की महिलाएं आगे हैं, और हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन आज भी है। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड।
अब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की उनकी लड़ाई चलती रही, सब चीज़ एक साथ नहीं मिली। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। क्योंकि जब राइन ऑफ टेरर आया था रोबिस्पियर का, तो उसने एक दो नियम तो भले अच्छे बनाए, लेकिन बाकी सब पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी उनको बंद कर दिया। वुमेन्स क्लब पे उसने मतलब नियम लिया है कि उनको बंद किया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और उनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रसिद्ध महिलाओं को बेटा जेल भेजा गया, अरेस्ट किया गया और उनको सज़ा दी गई, मौत की सज़ा दी गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये तो सबको मालूम है कि वेजेस यानी कि जो आप काम करते हैं उसके बदले में जो आपको मजदूरी मिलती है वो बराबरी का हक हो, क्योंकि महिलाएं बहुत काम करती हैं। और वोटिंग राइट्स के लिए 200 सालों तक दुनिया के हर एक हिस्से में औरतें संघर्ष करती रहीं। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement। अंतर्राष्ट्रीय जो सफरेज मूवमेंट है यानी कि वोटिंग अधिकार के लिए मूवमेंट है वो चलता रहा। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, ये 20th सेंचुरी का मतलब हो गया बेटा 1940 तक आते आते ये संघर्ष चलता रहा। और वो संघर्ष बेटा 1791 के बाद से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी लंबा टाइम महिलाओं ने संघर्ष किया, 150 साल से ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। During the example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an aspiring memory, inspiring। अब ये जो जितने सारे एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ना कि उनको पढ़ने के लिए माँ बाप के ज़बरदस्ती शादी ना करने, स्कूलिंग कंपलसरी, स्मॉल बिजनेस, पॉलिटिकल राइट्स, इन सारी मेमोरीज़ को और रेवोल्यूशनरी चीज़ को मतलब ज़िंदा रखा गया ताकि ये जो कहानियाँ हैं वो लोगों को और महिलाओं को या सभी को इंस्पायर करते रहें आगे बढ़ने के लिए। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 1946 में आप सोच के देखो, आप 1791 के बाद जो लड़ाई शुरू हुई 1946 तक आते आते वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है फ्रांस में। ये आपके लिए MCQs बेस्ड या शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। ये एक महिला के बारे में है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये जो महिला है ना उसके डिक्लेरेशन के बारे में कि वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। वो भी उसी तरह से पैदा हुई है जैसे सब लोग होते हैं और उसको उतने अधिकार हैं जितने पुरुषों को हैं। The goal of all political association in the preservation of natural rights of men and women. These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression। मतलब उनको भी लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उनको विरोध करने का अधिकार हो। The source of all sovereignty resides in the nation। भाई जब सिंपल सी बात है कि सारी पावर नेशन के अंदर और नेशन में ही है, विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। और देश है क्या? देश तो चीज़ वही है ना बेटा, जब मैन एंड वुमेन एक साथ होंगे, इक्वली होंगे, तभी तो देश है। The law should be expression of the general will and female and male should have a say either personally or by their representation in this formulation। अब उसमें यही कहा गया है कि चाहे उनकी आम इच्छा हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, पर्सनली या अदर तरीके से, वो लॉ सब पे लागू होगा हर तरीके से। ठीक है, वही वाली बात है कि सिटीजन्स को इक्वली एंटाइटल किया जाए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाए और बिना किसी भेदभाव के उनके टैलेंट को आगे रखा जाए। और इस तरह की सारी बातें थी। ये डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन्स था। आप यहाँ पे एक और सोर्स पढ़ सकते हैं। 1793 में जैकोबिन पॉलिटिशियन का एक कुछ क्लब्स हैं और वहाँ पे एक वार्ता हो रही है। और देखो आप वुमेन्स बेकरी में लाइन में लगी हुई हैं बेचारी, देखो वो सारे काम वहाँ उस टाइम करती थी। ये छोटा टॉपिक था बट बहुत अच्छा टॉपिक था। ये यहाँ एंड हुआ है स्टूडेंट, और जब कल होगा हमारा दिन स्टार्ट तो हम इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ। धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर फिनिश की ओर बढ़ेगा तो हम इसके PDF में क्वेश्चन आंसर ज़रूर भेजेंगे, बट आपको नोट्स प्रिपेयर करते रहना है और जो क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें बताते हैं आपको करने के लिए वो कर लीजिए। बाकी तो हम PDF में अलग से जो भेजना होगा वो आपको भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।